नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी आज की कक्षा में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए जो हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट कर रखी उसका तीसरा वीडियो लेकर आए। इस वीडियो में हम 11वां चैप्टर विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन यहाँ पर आज के इस वीडियो में देखने वाले समझने वाले हैं। सबसे पहले ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का अंक विभाजन देख लेते हैं। इस चैप्टर में से कितने प्रश्न और कितने अंक के पूछे जाएंगे। तो देखिए, इस चैप्टर में से 2 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के पूछे जाएंगे जो कि 1 अंक के होंगे। 1 प्रश्न रिक्त स्थान पूर्ति का पूछा जाएगा जो कि आधे अंक का होगा। एक क्वेश्चन अति लघुरात्मक आएगा जिसके अंक 1 अंक का होगा। और एक क्वेश्चन या एक प्रश्न लघुरात्मक होगा जो 1 से 1/2 यानी 1.5 अंक का होगा। कुल मिलाकर 5 प्रश्न और 4 अंक के पूछे जाएंगे। जो ये वीडियो काफ़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर में से कुल मिलाकर छोटे मोटे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 4 अंक के होंगे। छोटा सा चैप्टर है और इस चैप्टर में से 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की। देखिए, इस अध्याय में से 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। ये प्रश्न बोर्ड के द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र से लिया गया। हमने देखा है कि न्यू ऊर्जा के फोटोन जो आवर्ती फलन होते हैं फाई नॉट प्लस के मैक्सिमम और हमने पढ़ा था के मैक्सिमम का मान होता है 1/2 mv² मैक्सिमम। इस प्रकार इसको h न्यू बराबर होगा फाई नॉट प्लस 1/2 mv² मैक्स। आइंस्टीन का प्रकाश, ये आइंस्टीन का क्या है, प्रकाश विद्युत समीकरण। और ये किसमें है, एच न्यू 1/2 mv² प्लस फाई नॉट। क्या हुआ, सब ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीजियम का कार्यफलन 13.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो सीजियम की दहली आवृत्ति हो गई। हमने पढ़ा था कार्यफलन फाई नॉट बराबर होता है 13.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और विद्यार्थियों, हमें मालूम है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। फाई नॉट, और हमने पढ़ रखा है फाई नॉट बराबर होता है एच न्यू नॉट। और न्यू नॉट है दहली आवृत्ति। क्या है, दहली आवृत्ति। इसको न्यू नॉट से डिनोट करेंगे। न्यू नॉट बराबर होगा फाई नॉट अपॉन एच। फाई नॉट का मान ज्ञात करेंगे 13.24 गुणा, अब जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट था इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, जूल में, तो मान आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19
19। एच का मान होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34। इसको हम ये इस संख्या से ये वाली कट जाएगी 2 बार, तो मान आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 प्लस का 34 बराबर आएगा 3.2 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। और ये अपने ऑप्शन है डी में, ये अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी वेग से गतिमान एम द्रव्यमान के कण से संबंधित डी ब्रोगली तरंग देरी होगी। हमने पढ़ा था डी ब्रोगली की परिकल्पना से लैम्ब्डा इजगल टू एच अपॉन पी, एच अपॉन पी बराबर होता है एम वी। इसलिए चूंकि पी बराबर क्या होता है एम वी, इससे अपना हो जाएगा तरंग देरी पूछिए तो हो जाएगा लैम्ब्डा बराबर एच अपॉन एम वी। ए ऑप्शन अपना राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डी ब्रोगली की परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन है गतिशील इलेक्ट्रॉन कण व तरंग दोनों के रूप में होता है। इसलिए डी ब्रोगली ने बताया था इलेक्ट्रॉन किसमें कण और तरंग दोनों रूप में आता है, इसलिए ऑप्शन सी राइट है जिसमें ए प्लस बी दोनों दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कण समान वेग से गतिशील हो तो अधिकतम डी ब्रोगली तरंग देरी निम्न में से होगी। हमने पढ़ा था डी ब्रोगली तरंग देरी क्या होता है लैम्ब्डा इजिकल टू एच अपॉन पी, और हम लिख सकते हैं एच अपॉन पी का पी बराबर होता है एम वी। अब इसमें हमें मालूम चलता है कि वी समान होने पर क्या कण का वेग समान वेग से क्या है गतिशील, वेग क्या है समान है, तो लैम्ब्डा समानुपाती होगा 1/m के, क्योंकि लैम्ब्डा तरंग दे रही है वो अब उसके द्रव्यमान 1/m के क्या होगी द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होगी। हमने पढ़ा था न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इसको हम mn से लिखते हैं और 1.675 गुणा 10⁻⁻27 kg। और दूसरा ऑप्शन है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा mp बराबर होगा 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। बीटा का द्रव्यमान होता है m बीटा बराबर होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और अल्फा कण है इनका द्रव्यमान होगा m अल्फा 4 इंटू एम पी, यानी 4 प्रोटॉनों के द्रव्यमान के बराबर एक अल्फा कण का द्रव्यमान होता है। इसलिए सबसे भारी कण अल्फा कण है,
इसलिए सबसे कम तरंग दैर्घ्य अल्फा कणों की होगी, क्योंकि द्रव्यमान किसके तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमणानुपाती है। वेग तो प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक कण का क्या है, समान है, इसलिए क्या हो जाएगा, अल्फा कण सबसे, इसलिए अल्फा कणों की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फोटोन का संवेग 3.3 इंटू 10⁻⁻29 kg मीटर पर सेकंड है, तो इसकी आवृत्ति होगी। हमने पढ़ रखा है फोटोनों का संवेग, हाँ, संवेग P बराबर होता है h/λ, और इसको हम लिख सकते हैं h/c से, क्योंकि लैम्बडा बराबर क्या होता है, c/ν। अब इस समीकरण से हम न्यू का मान ज्ञात करें तो न्यू बराबर आएगा Pc/h। यहाँ से हमें क्या ज्ञात करनी, आवृत्ति है न्यू, तो न्यू बराबर हो गया, अब P है उसका मान हमें दे रखा है 3.3 इंटू 10⁻⁻29, साथ में प्रकाश का वेग होता है 3 इंटू 10⁸, और h का मान होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। इसको सोल्व करेंगे तो ये 6.6 ये इससे कट जाएंगे 2 बार, और अब इसको ये बचेगा 3/2 10⁻⁻29 प्लस का 8 और प्लस का 34। ये 2 का भाग 3 में चले जाएगा, 1.5 गुणा 29 इसमें से कटेगी तो 10 की पावर कितनी बच जाएगी, 13 हर्ट्ज। तो इसकी आवृत्ति कितनी होगी, 1.5 इंटू 10⁻13 हर्ट्ज। डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लैम्ब्डा तरंग दैर्घ्य के फोटोनों की ऊर्जा होगी। अब लैम्ब्डा तरंग दैर्घ्य, तो फोटोन की ऊर्जा E बराबर पड़ा था h न्यू, और C बराबर होता है न्यू लैम्ब्डा। C बराबर क्या होता है, न्यू लैम्ब्डा, तो न्यू बराबर होता है C/λ। तो E बराबर क्या होगा, hc/λ, तो अपना ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू एवं फोटोन का संवेग P बराबर h/λ है, तो फोटोन का वेग होगा। अब वेग पूछ रखा है हमें, तो हमें मालूम है, ये बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। फोटोन का वेग हमने पढ़ा था, फोटोन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है, इसलिए 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो अपना ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु का कार्यफलन निर्भर करता है प्रकाश स्रोत तथा धातु के मध्य की दूरी पर नहीं, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर नहीं, धातु तथा उसके पृष्ठ की प्रकृति पर। धातु तथा उसके पृष्ठ की प्रकृति पर क्या करती है, निर्भर करती है। किसी धातु का कार्यफलन फाई धातु तथा उसकी पृष्ठ की प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है। अपना सी ऑप्शन
राइट है, सी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतक वोल्टता 1.6 वोल्ट के लिए अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान होगा। हमने पढ़ा था अंतक वोल्टता V0 बराबर है 1.6 वोल्ट 6 वोल्ट और K मैक्सिमम बराबर होता है 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्स, जो किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन अंतक वोल्टता के बराबर है। अब इसको हम पढ़ते हैं के मैक्सिमम बराबर होता है EV0। ई का मान आगे सोल्व करेंगे तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 1.6, तो इसको सोल्व करने पर आंसर आएगा 2.56 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और ये अपना ऑप्शन है बी में, ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपतित फोटोन की ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तथा कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो निरोधी विभव होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है EV0 बराबर है h न्यू माइनस h न्यू नॉट। आपतित फोटोन की ऊर्जा h न्यू बराबर दे रखिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कार्यफलन फाई नॉट जो h न्यू नॉट के बराबर होगा, जिसका मान दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने पढ़ रखा है EV0 बराबर है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर EV0 बराबर आएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए V0 बराबर, यहाँ से V0 का मान ज्ञात करना है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई से ई कैंसिल हो जाएगा, V0 का मान आएगा 2 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 वोल्ट और 2 वोल्ट ऑप्शन है ए में, ये अपना सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए तो, यदि आपतित प्रकाश हो रहा है उसकी तीव्रता बढ़ा दी जाए तो क्या होगा? उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा घट जाएगी। यह स्टेटमेंट है गलत। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, यह भी स्टेटमेंट है गलत। प्रकाश विद्युत धारा कम हो जाएगी, नहीं, ये भी स्टेटमेंट है गलत। प्रकाश विद्युत धारा बढ़ जाएगी, हाँ, ये ऑप्शन सही है। आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा के मान में क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पराबैंगनी, जब पराबैंगनी किरणें धातु प्लेट पर आपतित होती है, जब पराबैंगनी किरणें धातु प्लेट पर आपतित होती है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न नहीं होता। यह निम्न में से आपतित होने पर उत्पन्न होगी। हमने पढ़ा था EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए पढ़ा था। नंबर 1 पे पढ़ा था
गामा। नंबर 2 पे पढ़ा था एक्स तरंगे। नंबर 3 पे पढ़ा था परा बैंगनी तरंगे। नंबर 4 पे पढ़ा था दृश्य तरंगे। नंबर 5 पे पढ़ा था अवरक्त तरंगे। नंबर 6 पे पढ़ा था सूक्ष्म तरंगे। नंबर 7 पे पढ़ा था रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे। तो इन विद्युत चुंबकीय तरंगों को हमने तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया, यानी ऊपर से नीचे जाने पर लैम्ब्डा के मान में वृद्धि हो रही, यानी हम ये ऐसे बोल सकते हैं कि नीचे से ऊपर आने पर आवृत्ति के मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही। और हमें क्वेश्चन में दे रहा है कहा है पराबैंगनी किरणें धातु प्लेट पर आपतित होती है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। तो पराबैंगनी किरणें इससे नीचे की जो भी किरणें आपतित होगी उनके कारण क्या नहीं उत्पन्न हो रहा, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा। तो शेष बची गामा किरणें और एक्स तरंगे। तो हमें ऑप्शन के अंदर केवल एक्स तरंगे दे रखी है, इसलिए हमारा ऑप्शन एक्स तरंगे राइट होगा। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए तो प्रकाश विद्युत धारा बढ़ जाएगी। यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाती है तो प्रकाश विद्युत धारा का मान में क्या हो जाते हैं, वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिमान फोटोन का द्रव्यमान होता है। गतिमान फोटोन का द्रव्यमान हमने पढ़ा था विराम द्रव्यमान तो कितना होता है, विराम द्रव्यमान तो शून्य होता है। विराम द्रव्यमान तो कितना होता है, शून्य होता है। पी सी बराबर होता है एच न्यू। पी बराबर होता है एच न्यू अपॉन सी और पी बराबर होता है एम सी बराबर होता है एच न्यू अपॉन सी। एम बराबर होता है एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। पी को किससे लिख दिया, गतिमान फोटोन का द्रव्यमान। फोटोन प्रकाश के वेग से गतिमान होते हैं, इसलिए पी बराबर क्या लिखा है, एम सी। इसलिए गतिमान फोटोन का द्रव्यमान m बराबर होगा एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, जो ऑप्शन डी के अंदर है, जो ऑप्शन डी के अंदर दे रखा है, ये अपना राइट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस टाइप का एक क्वेश्चन मिलने वाला है, आधे अंक का होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है फोटोन का विराम द्रव्यमान। अभी पढ़ा था फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, शून्य होता है तथा इसका चक्रण एक होता है। फोटोन का चक्रण तो एक होता है और फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट है देहली आवृत्ति पर निरोधी विभव या अंतक विभव का मान कितना होता है, शून्य होता है। जब भी क्या होगा, देहली आवृत्ति होगा। हमने पढ़ा था कि जब निरोधी विभव और देहली आवृत्ति के मध्य क्या खींचें, ग्राफ खींचें। यहाँ तो थी आवृत्ति न्यू, इधर है निरोधी विभव धी विभव और इसको V नॉट से लिखते। तो हमने देखा था इस टाइप का ग्राफ आया था हमारे
और ये यहाँ पर कौन सा था, अंतक विभव जो देहली आवर्ती V0, इसके ऊपर निरोधी विभव का मान क्या है, 0 प्राप्त यानी शून्य प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ के लिए एक निश्चित न्यूनतम अंतक आवृत्ति होती है जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं। कौन सी आवृत्ति कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। निश्चित आवृत्ति जिसके नीचे प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों का कोई उत्सर्जन नहीं होता है। देहली आवृत्ति के बराबर आवृत्ति मिलने पर ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट है, दिए हुए प्रकाश संवेदी पदार्थ के लिए आपतित विकिरण की आवृत्ति बढ़ाने पर निरोधी विभव का मान क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापन के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों को पर्याप्त तापीय ऊर्जा देकर धातु से बाहर निकालने की प्रक्रिया तापीय उत्सर्जन कहलाती है। तापीय उत्सर्जन कहलाती। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में गमन करता है। ऊर्जा के इस छोटे से पैकेट को क्या कहते हैं, फोटोन। क्या कहेंगे, फोटोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संवेदी सतह से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक अधिकतम तरंग दैर्ध्य कौन सी होगी, देहली तरंग दैर्ध्य। देहली तरंग दैर्ध्य फाई नॉट बराबर होता है h न्यू नॉट बराबर hc/λ नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोन कण संगठन में संवेग क्या करते हैं, संवेग तथा ऊर्जा संरक्षित करते हैं। ऊर्जा को क्या करते हैं, संरक्षित। फोटोन कण के संगठन टक्कर में संवेग व ऊर्जा दोनों क्या रहते हैं, संरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट है, फोटोनों के आघात से फोटो इलेक्ट्रॉन निकालने में तथा समय लगता है 10⁻⁹ सेकेंड। फोटोन के आघात से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने में लगा समय, एक फोटोन के आघात से एक फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में 10⁹ सेकेंड लगते हैं। फोटोन का आवेश उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन होते हैं। फोटोन कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा लिखिए या परिभाषित कीजिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव को क्या कीजिए, परिभाषित कीजिए। जब प्रकाश संवेदी क्या होगा, जब प्रकाश संवेदी सतह पर देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो धातु के पृष्ठ से या
सतह से इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। जब प्रकाश संवेदी सतह पर देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो धातु के पृष्ठ से या सतह से इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहली आवृत्ति किसे कहते हैं? देहली आवृत्ति धात्विक पृष्ठ से धात्विक पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए देहली आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाते हैं? देहली आवृत्ति कहलाती है। देहली आवृत्ति किसे कहते हैं? धात्विक पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यफलन धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है। कार्यफलन किसे कहेंगे? धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम ऊर्जा होगी उसे क्या कहेंगे? कार्यफलन कहते हैं। यानी वो सबसे कम ऊर्जा जिसके द्वारा एक धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को निकाला जा सकता है उस ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। डी ब्रोगली की परिकल्पना। डी ब्रोगली ने कहा था डी ब्रोगली के अनुसार जिस प्रकार तरंग के साथ में कणीय प्रकृति दर्शाता डी ब्रोगली के अनुसार जिस प्रकार प्रकाश यहाँ पे आएगा प्रकाश तरंग के साथ कणीय प्रकृति दर्शाता है ठीक उसी प्रकार गतिशील द्रव्य कण भी कणीय
प्रकृति के साथ तरंगीय प्रकृति भी, कौन सी? तरंगीय प्रकृति भी दर्शाते हैं। लैम्ब्डा बराबर h/p। डी ब्रोगली ने कहा था जिस प्रकार से प्रकाश तरंग के साथ साथ कणीय प्रकृति दर्शाता है, ठीक उसी प्रकार गतिशील द्रव्य कण भी कणीय प्रकृति के साथ साथ तरंगीय प्रकृति भी दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन ने बताया था एच न्यू बराबर होता है फाई नॉट प्लस के मैक्स, और फाई नॉट बराबर होता है एच न्यू 0। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एच न्यू बराबर हो गया एच न्यू नॉट प्लस के मैक्सिमम, और के मैक्सिमम बराबर होगा एच कोष्टक न्यू माइनस न्यू नॉट, और के मैक्सिमम बराबर होता है 1/2 mv² मैक्स के बराबर होता है, और इसको ई वी नॉट के बराबर भी लिख सकते हैं। तो ई वी नॉट बराबर होता है के मैक्स बराबर होता है 1/2 mv² मैक्स बराबर एच न्यू माइनस न्यू 0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v0 बराबर h/e न्यू माइनस h न्यू 0/e। ये वाला रूप हो गया y बराबर mx प्लस c वाला रूप। तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण में जो इन्होंने बताया था, इन्होंने ये तो कौन सी थी v नॉट निरोधक विभव, और ये इधर है आवर्ती, इनके मध्य जो ग्राफ खींचा था कि जो दहली आवर्ती होती है उस पर निरोधक विभव का मान कितना होता है 0, और h न्यू नॉट अपॉन e ये मान होगा। ये प्रकाश विद्युत समीकरण है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है एक तो के मैक्स, ये भी, और इसी का नया रूप बनाया हमने ई वी 0 मैक्स बराबर होगा 1/2 mv² मैक्स न्यू एच न्यू माइनस न्यू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में आरोपित विभवांतर तथा प्रकाश विद्युत धारा में ग्राफ खींचे। आरोपित विभवांतर और प्रकाश विद्युत धारा के अंदर मध्य क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। इस दिशा में है आरोपित विभवांतर और प्रकाश विद्युत धारा ऊपर की ओर है। इनमें ये यहाँ पर है -v0 प्रकाश विद्युत धारा क्या है, प्रकाश विद्युत धारा का बराबर कितनी है 0। तो इसका ग्राफ इस प्रकार का आता है कि एक समय तक मान में वृद्धि होती है, धीरे धीरे जाके आरोपित विभवांतर के क्या हो जाता है समांतर, और ये होता है संतृप्त धारा।
इस टाइप का ग्राफ प्राप्त होता है। थोड़ा ध्यान से देखना। V नोट यहाँ से मान में बढ़ोतरी होती है, एक समय आता है जब आरोपित विभवांतर के क्या हो जाता है, नियत हो जाता है, समांतर नहीं सॉरी नियत हो जाता है कि आरोपित विभवांतर के दोनों आरोपित विभवांतर और इनके मध्य की ये दूरी क्या हो जाती है, नियत से होने दिखाई देती है। 7वां क्वेश्चन था, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन में आपतित विकिरण की विभिन्न तीव्रताओं के लिए संग्राहिक पट्टिका विभव तथा प्रकाश विद्युत धारा के बीच सही आरेख खींचे। सही आरेख खींचे। तो इसका ये हमने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा भी था। तो ये यहाँ पे है 0 मान, ये यहाँ पे अभी अभी जस्ट पहले ही इसको बनाया था। V नॉट माइनस यहाँ से क्या, प्रकाश विद्युत ऊपर की ओर क्या है, प्रकाश विद्युत धारा, कौन सी, प्रकाश विद्युत धारा, और इधर है संग्राहिक पट्टिका, संग्राही पट्टिका विभव। इसमें ये धाराएं यहाँ से निकलेगी, ये इस टाइप के ग्राफ आते हैं इनके। I3 I2 I1 यानी I3 ग्रेड I2 ग्रेड I1, इस टाइप का ग्राफ आएगा। थोड़ा ध्यान से देखना। इसके आगे नेक्स्ट होता है, एक इलेक्ट्रॉन, एक अल्फा कण तथा एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है, इसमें से किस कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य अधिक होगी। एक इलेक्ट्रॉन है, एक अल्फा कण है तथा एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जाएं समान है, तो इसमें से किसकी होगी। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। लेमड़ा बराबर होता है H/P, और हमने पढ़ा था H/P का मान होता है √2m_k। गतिज ऊर्जा के समान है, गतिज ऊर्जा क्या है, k का मान कितना है, समान है। गतिज ऊर्जा बराबर होता है ऊर्जा k बराबर है 1/2mv स्क्वायर बराबर है p²/2m। p बराबर होता है √2m_k। इसको ओरिजिनल में ऐसे लिखते हैं। इस टाइप का प्रश्न हमने भी पहले भी देखा था। गतिज ऊर्जा के बराबर हमने पढ़ रखा था 1/2mv² बराबर होता है p²/2m। अब इससे यहाँ पे देखो, इससे p बराबर √2m_k, ये हमने पहले पढ़ रखा है। इससे हम ये p के स्थान पे इस मान को रख देते हैं। h बराबर होता है 2m_k। हमें दे रखा है k बराबर क्या है, समान, एक समान है। गतिज ऊर्जा क्या है, एक समान है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो लेमड़ा किसके समानुपाती है, 1/√m_k, 1/√m के समानुपाती। यहाँ से है कि लेमड़ा मैक्स के लिए क्या होना चाहिए, मास क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। क्या, लेमड़ा मैक्सिमम तब होगा जब उसका द्रव्यमान क्या हो, मिनिमम हो। और हमने पढ़ रखा था इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³ kg, और प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.673 × 10⁻27 kg, और अल्फा कणों का
पढ़ रखा था 4 प्रोटॉन के बराबर इनका द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पे सबसे कम द्रव्यमान किसका है? इलेक्ट्रॉन का। अतः इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम है। अतः इसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होगी। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत धारा पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के प्रभाव को ग्राफ के द्वारा समझाइए। प्रकाश विद्युत धारा समानुपाती होती है प्रकाश की तीव्रता के। तो इसका ग्राफ बनेगा इस टाइप का। प्रकाश की तीव्रता, इधर है प्रकाश विद्युत धारा। प्रकाश विद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता के क्या होती है? समानुपाती। इसलिए ग्राफ में क्या आएगी? एक समानुपाती रेखा आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धातु के प्लेटों P तथा Q के लिए अंतक विभव V0 तथा आवर्ती ν के बीच वक्र दर्शाए गए। इनमें से किस धातु की देहली तरंग दैर्घ्य एवं कार्यफलन अधिक होगा? हमने पढ़ रखा है कार्यफलन, हम जानते हैं कार्यफलन बराबर होता है फाई नॉट और इसका मान होता है h न्यू नॉट। ये है P तरंग की न्यू नॉट और ये है Q तरंग की न्यू नॉट। और जिस तरंग की न्यू नॉट का मान ज़्यादा होगा, क्यों का मान ज़्यादा है P से, न्यू P से। अतः क्यों तरंग की कार्यफलन P तरंग के कार्यफलन से क्या है? ज़्यादा है। एक तो हमें रिजल्ट बनने की प्राप्त हो गया ये। और आगे पूछ रखा है देहली तरंग दैर्घ्य। फाई नॉट बराबर होता है h न्यू नॉट और ये होता है h c अपॉन लैम्डा नॉट। यहाँ से हमें मालूम चलता है फाई नॉट समानुपाती होता है 1 अपॉन लैम्डा नॉट। अतः जिस तरंग के लिए फाई नॉट का मान कम होगा उसके लिए लैम्डा का मान यानी तरंग दैर्घ्य का मान ज़्यादा होगा। अतः तरंग दैर्घ्य फाई नॉट P का कम है। अतः P की लैम्डा नॉट मैक्सिमम होगी, यानी उसकी जिसका कार्यफलन कम हो गई उसकी तरंग दैर्घ्य भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तीव्रता एवं आवृत्ति दुगुनी कर दी जाए तो निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? निरोधी तीव्रता बढ़ाने पर क्या होता है? तीव्रता बढ़ाने पर निरोधी विभव अपरिवर्तित क्या रहता है? ये हमने पहले पढ़ रहे थे। जबकि आवृत्ति बढ़ाने पर निरोधी विभव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है।
जबकि क्या होता है, आवर्ती तरंगों की क्या बढ़ाए, आवर्ती बढ़ाने पर निरोधी विभव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब ये हम इनके ग्राफ से इनको अच्छे से समझ लेते हैं। ये विभव V0, हम इनमें क्या, इनकी तीव्रताओं को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ये निरोधी विभव, यहाँ से इनकी तीव्रता, ये I1 तीव्रता है, इसकी I2 है, और इसकी, ये इनकी तीव्रताएं अलग अलग है पर इनका निरोधी विभव एक ही है। ये विभवांतर है और ये धारा के मध्य ग्राफ खींच के देखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इनकी आवृत्ति बढ़ाते हैं, उसका वो देख लीजिए। जब हम इनकी क्या करते हैं, आवृत्ति बढ़ाते हैं, तो इनके निरोधी विभव क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। धारा और विभवांतर V03, V02, V01 अलग अलग निरोधी 1 2 3 4। V3 की आवृत्ति ये न्यू, इसकी न्यू 2, इसकी न्यू 1 आवृत्ति, इसकी ये V1 है, ये V2 है, और ये न्यू 1 अलग अलग, न्यू 1 न्यू 3 न्यू 1 2 3, ये अलग अलग आवृत्ति की तरंगें, इनके लिए निरोधी विभव का मान भी क्या होता है, अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये एक क्वेश्चन इसमें से आएगा लघुरात्मक प्रश्न, वो एक क्वेश्चन 1 से 1 बेटा 2 अंक आएगा, यानी 1.5 नंबर का आएगा। तो एक 0.04 kg द्रव्यमान की गोली जो 1 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से चलती है, तो इससे जुड़ी द्रव्य तरंग का दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। हमने पढ़ा, हमें दे रखा है m बराबर है 0.040 kg, v बराबर दे रखा है 1 किलोमीटर पर सेकंड, इसको किस में बदल देंगे, मीटर पर सेकंड में, तो 1000 मीटर पर सेकंड। हमने पढ़ा है लेमड़ा बराबर होता है h/p, और इसको लिख सकते हैं h/mv। तो इसको 6, h का मान होता है 6.62 इंटू 10 की पावर -34, m हमें दे रखा है 0.040, और v का मान दे रखा है 1000। तो इसको आगे हम जैसे सोल्व करेंगे तो इसका मान 6.62/40 गुना आएगा 10 की पावर -34। तो लेमड़ा बराबर आएगा 1.655 इंटू 10 की पावर -35 मीटर। इसको देखिए सही से, इधर 3 जीरो है, इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, इधर से 2 इधर से 2, तो इधर क्या हो जाएंगे 0 4। अब फिर एक दूसरे में भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा मान, 1.655 इंटू 10 की पावर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। 3.31 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के फोटोन की ऊर्जा की गणना कीजिए। फोटोन हमने पढ़ा था लेमड़ा बराबर कितना दे रखा है, लेमड़ा इजकल टू कितना दे रखा है 3.31 एंगस्ट्रॉम। ई बराबर हमने पढ़ रखा है एच न्यू होता है, तो न्यू बराबर होता है सी अपॉन लेमड़ा, इसलिए एच सी अपॉन लेमड़ा। हमें एच का मान तो हमें ज्ञात है 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34। हमें सी मालूम है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन लेमड़ा हमें दे रखा है क्वेश्चन में 3.31 इंटू 10 टू द पावर -10। जो एंगस्ट्रॉम में दे रखे है इसको हमने किस में बदल देंगे, तो कितना होगा 10 की पावर -10।
तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो आएगा 2 गुणा 3 गुणा 10 की पावर माइनस 34 प्लस के 8 और प्लस के 10। ये नीचे घात -34 दे रखी है। ये 3 1 3 ये इससे कट जाएंगे 2 बार, तो ये 2 आ गए, ये 3 के 3 आ गए। ये 10 की पावर -34 है, यह 10 की पावर 8 है, तो घातें क्या हो जाएगी, आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी 8, और यह माइनस घात है तो ऊपर जाने पर हो जाएगी प्लस की घातें। तो इसके बाद में इनका मान आएगा 3 दूनी 6, 6 गुणा 10 की पावर -16 जूल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी धातु का कार्यफलन 3.31 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल है, तो इसकी दहली आवृत्ति की गणना हर्ट्ज में कीजिए। बहुत अच्छा है। फाई नोट बराबर दे रखा है 3.31 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 जूल। दहली आवृत्ति न्यू नोट हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। हमने देखा था फाई नोट बराबर होता है एच न्यू नोट। न्यू नोट बराबर क्या आएगा, फाई नोट अपॉन एच। फाई नोट का मान दे रखा है हमें 3.31 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19। एच होता है 6.62 इंटू 10 पावर -34। तो ये इससे कट जाएगी 2 बार, तो यहाँ आ जाएगा 0.8। ये इससे कितनी बार कट जाएगा, 0.8 बार। 0.8 इंटू 10 पावर -19, ये ऊपर चले जाएंगे तो प्लस के 34, तो कितने बचेंगे 8 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजियम धातु का क्या ज्ञात करना है। सीजियम धातु का कार्यफलन हमें दे रखा है 2.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश धातु पृष्ठ पर आपतित होने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के लिए अधिकतम गतिज ऊर्जा और अधिकतम चाल ज्ञात करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हमें कार्यफलन फाई नोट का मान दे रखा है 2.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं जूल में। 2.12 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में बदल दिया, जूल में। V बराबर हमें दे रखा न्यू बराबर दे रखा है 7 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, और के गतिज ऊर्जा के मैक्स हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। फॉर्मूला होता है एच न्यू माइनस फाई नॉट। तो इसका मान होता है 6.62 इंटू 10 की पावर -34 गुणा 7 गुणा 10 की पावर 14 माइनस क्या हो जाएगा 2.12 इंटू 1.6 गुणा 10 की पावर -19। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो मान आ जाएगा 4.634 गुणा 10 की पावर -19 -3, इनको एक दूसरे को गुणा करेंगे तो 3.424 गुणा 10 की पावर कितना आएगा -19। तो के मैक्स का मान आ जाएगा 1.21 गुणा 10 की पावर -19 जूल। अब हमें ज्ञात करना है दूसरा अधिकतम चाल ज्ञात करनी। हमने पढ़ा था के मैक्स बराबर होता है 1/2 mv² मैक्स। तो v मैक्स बराबर ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा √2k मैक्स बटे m। तो इसका मान हमें दे रखा है 1.21 गुणा 10 की पावर
पावर -19, 2 पहले से हैं, बटे में क्या है 1, द्रव्यमान 9 × 1 10 की पावर -31 एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो ये हो जाएगा, इनको जब इनको सोल्व करेंगे एक दूसरे को तो ये इसका मान आएगा 5.16 × 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। सॉरी, इसको एक बार दोबारा देख लो। V मैक्सिमम इस फॉर्मूले से ये इधर K मैक्स से बराबर होता है 1/2 mv² मैक्स। हमें V मैक्स का मान ज्ञात करना है, तो इधर K मैक्स है, ये इसके 2 गुना में चले जाएंगे, ये m इसके गुना में ये इसके भाग में आ जाएगा, ये यहाँ पे v² है, v² हटेगा तो इसके क्या लग जाएगा रूट, ये 2 की 2 है। K मैक्स का मान हमने पहले ज्ञात किया था, तो मान आया था 1.21 × 10 की पावर -19 और m एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 × 10 की पावर -31। अब इनको हम आगे सोल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 5.16 × 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। ये इसकी क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। इसके आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के निष्कर्षों की व्याख्या करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार आप अच्छे से देख लेंगे। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण तो सबको कंटेस्ट होना चाहिए। इसके आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के निष्कर्षों की व्याख्या थोड़ी सी मैं कर देता हूँ। आइंस्टीन का ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्रकाश के क्वांटम प्रकृति के आधार पर की थी। इसके आधार पर धातु के पृष्ठ पर आपतित फोटोन निम्न 2 कार्य करता है। नंबर 1 तो था धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, अर्थात कार्यफलन के रूप में ऊर्जा खर्च होती है। वो कार्यफलन के रूप में ऊर्जा खर्च होती है, उसको उन्होंने लिखा था φ0 बराबर होता है, क्या बताया था, एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। φ0 बराबर बताया था h/μ0, इसको समीकरण नंबर 1 दिया था। दूसरा था, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट था, और दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने दिया था फोटोनों की शेष बची ऊर्जा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में खर्च होती है, और उन्होंने दिया था K मैक्स बराबर होता है 1/2 mv² मैक्स बराबर eV0। ये समीकरण नंबर 2 थी। और आइंस्टीन के अनुसार आपतित फोटोनों की ऊर्जा आइंस्टीन के समीकरण के द्वारा क्या होती है, आइंस्टीन के अनुसार होता है आपतित फोटोन की ऊर्जा बराबर होता है धातु का कार्यफलन प्लस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। इसको लिख सकते हैं E बराबर होता है φ0 प्लस K मैक्स, इसको समीकरण नंबर 3 देते हैं। अब आपतित फोटोन की ऊर्जा हमने पढ़ा था E बराबर होता है h/nu, ये समीकरण नंबर 4 हो गए। समीकरण 1 2 3 व 4 से h/nu बराबर होता है h/nu0 प्लस eV0। eV0 बराबर होता है h/nu माइनस h/nu0, और इसको आगे सोल्व करते हैं। eV0 किसके बराबर होता है, A
मैक्स के बराबर होता है, जो 1/2 mv² मैक्स के बराबर होता है, जिसको हम एस लिख सकते EV0 एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये किसकी समीकरण है? यही आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण है। आगे हैं, इसके आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के निष्कर्षों की व्याख्या करनी थी। अब उन्होंने निष्कर्ष निकाले थे। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना के लिए प्रकाश की आवृत्ति दिल्ली आवृत्ति से क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। दूसरा निष्कर्ष निकाला था, प्रकाश विद्युत समीकरण से स्पष्ट है कि आवृत्ति बढ़ाने पर आपतित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट था, प्रकाश विद्युत समीकरण से स्पष्ट है कि आवृत्ति बढ़ाने पर निरोधी विभव का मान भी क्या होता है? बढ़ता है। और नेक्स्ट था, एक फोटोन की अनुक्रिया एक ही इलेक्ट्रॉन से होती है, अतः उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित फोटोनों की संख्या पर निर्भर करती है। प्रकाश की ऊर्जा फोटोन के रूप में होती है, अतः जैसे ही पर्याप्त ऊर्जा का फोटोन धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है, उसके अवशोषण के तुरंत इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, अर्थात फोटोनों के आपतन व इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई समय पश्चात्ता नहीं होती है। जैसे ही क्या फोटोन आपतित हो गए, वैसे ही धातु के पृष्ठ से क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस प्रकार आइंस्टीन ने अपने प्रयोग से निष्कर्ष निकाले थे। उन्होंने सबसे बेस्ट तो उन्होंने यही दिया था कि जैसे ही क्या होगा, प्रकाश फोटोन आपतित होंगे, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी ब्रोगली की परिकल्पना दीजिए। डी ब्रोगली की परिकल्पना समझाइए। अब डी ब्रोगली ने अपने सिद्धांत में बताया था कि गतिशील द्रव्य की कैसे होती है, द्वैत प्रकृति होती है, इसकी परिकल्पना को पूरा बताना है। आगे फोटोन क्या होते हैं, इसके गुणधर्म लिखिए। फोटोन क्या होते हैं? प्लांक के क्वांटम मॉडल के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडलों के रूप में संचित होते हैं, जिन्हें प्रकाश या ऊर्जा के क्वांटा कहते हैं। और इन कणों को ही क्या कहा था? फोटोन कहा था। और इन फोटोन, इस मॉडल के अनुसार फोटोन की ऊर्जा उसकी आवृत्ति के क्या रहती है? ऊर्जा ई किसके समानुपाती रहती? आवृत्ति न्यू के समानुपाती होती है। और फिर ई बराबर क्या होता है? एच न्यू। और यहाँ पर एच का मान होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। अब आगे इसके गुण, फोटोनों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका वेग किसके बराबर होगा? फोटोनों का वेग किसके बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर। फोटोनों का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, ये अच्छे से याद रखना। फोटोनों का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। फोटोन विद्युत उदासीन होते हैं, इसलिए ये विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र से क्या नहीं होते हैं? विक्षेपित नहीं होते हैं। फोटोनों की ऊर्जा व संवेग क्या होते हैं? नियत होते हैं। फोटोनों की टक्कर प्रत्यास्थ टक्कर होती है, अर्थात टक्कर के दौरान संवेग एवं कुल ऊर्जा दोनों क्या रहते हैं? संरक्षित रहते हैं। और फोटोन का चक्रण एक होता है। कितना होता है? फोटोनों का चक्रण याद रखें, एक होता है। तथा इनकी ऊर्जा का आंशिक अवशोषण, इसकी ऊर्जा का क्या? आंशिक अवशोषण न होकर पूर्ण अवशोषण होता है। फोटोनों के गुणधर्म हो गए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या क्या प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर क्यों नहीं की जा सकती? कोई 2 कारण लिखिए। इसमें उन्होंने बताया था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना एक निश्चित तीव्रता से अधिक तीव्रता वाले प्रकाश से ही घटित होती है, जबकि वास्तव में प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना तीव्रता पर क्या नहीं करती? निर्भर ही नहीं करती।
और उन्होंने इस सिद्धांत के अनुसार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं होती है, जबकि वास्तव में आवृत्ति बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती, बढ़ जाती। और इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के आपतन के पश्चात इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे ऊर्जा ग्रहण करके पृष्ठ से बाहर निकलते हैं, जबकि वास्तव में प्रकाश के आपतन तथा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में कोई समय पश्चाता नहीं होती है। इस प्रकार विद्यार्थियों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये समझ आए होंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।